देखो रूल के अकॉर्डिंग हम लेंथ को एल नहीं लेते, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो बड़ा हो रहा है तो रजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि लेंथ ऐसे में बढ़ रही है और एरिया भी पहले इतना था, फिर इतना बढ़ रहा है। तो इसे भी इंटीग्रेशन से करना हो, क्या करेंगे हम बीच में एक सेक्शन काट लेंगे, ठीक है। इस सेक्शन का नाम हम क्या दे देते हैं, dx, जो यहाँ से कितनी दूरी पे है, x है। अब मैंने एक लाइन दे दिया, देखो अब रूल के अकॉर्डिंग इस डिब्बे को अगर मैं हटा दूं, ये बीच में से तो सेम करंट फ्लो कर जाएगा जैसे सिलेंडर में करा था। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पे, R2 माइनस R1, ये पूरा R2, इसमें अगर बीच का हिस्सा माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। डन, ये मेरा dx, ये मेरा है, ये रेडियस R1, ये रेडियस क्या है R2। तो बीच वाली मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने इसे कहते हैं ये होगी मेरी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे कोई ना कोई एंगल कवर कर रहा है, वो एंगल क्या है, थीटा। तो अगर मैं ऐसे बना दूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हो गया मेरा R2 माइनस R1। यहाँ पे बीच में क्या है, एक ऐसे सेक्शन काट रखा है मैंने, तो यहाँ से कितनी दूरी पे है x, ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल रेडियस कितनी है इसमें से क्या माइनस कर दूं, R1, तो हो जाएगा R माइनस R1, ये टोटल है R2, उसमें से R1 माइनस कर दो, ये हिस्सा आ गया। यहाँ से यहाँ तक R1 R है खाली छोटे वाला, उसमें से ये माइनस कर दूंगा, अंदर वाला कितना है R2, तो ये आ गया। डन, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं निकालूंगा tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अपॉन x। यहाँ तक अगर मुझे r निकालना हो तो ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा x R2 माइनस R1 अपॉन L, और माइनस R1 इधर आके आ गई वैल्यू। क्यों निकाली, क्योंकि मेरे पास अगर मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाता हूँ तो फॉर्मूला क्या आता है, रो L अपॉन होता है, यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या है dx, ऐसे करके लेंथ बढ़ रही है ना, तो लेंथ की जगह पे क्या ले लूँगा मैं, और एरिया कितना आ जाएगा, इस dx के लिए एरिया क्या है पाई r का, यहाँ पे ये dx है ना, इस dx का एरिया कितना है, रेडियस r है, कितना हो जाएगा एरिया पाई r का। डन, अब यहाँ r और यहाँ x है, तो दोनों को एक बनाया, तो r को क्या लिख दिया मैंने, ये पूरी वैल्यू R1 दे रखा है, ये R1 दे रखा है, R2 भी दे रखा है, तो ये भी पता है मुझे, ये भी पता है और लेंथ भी पता है, बस क्या नहीं पता x। तो एक ही कांस्टेंट रह जाएगा पूरे में, इसे लिखेंगे R इक्वल टू रो dx अपॉन में पाई, और यहाँ पे R2 माइनस R1 अपॉन L प्लस R। यहाँ पर स्वाद में क्या लिख रहे हैं, x प्लस R1 का स्क्वायर। डन, मुझे क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे लेंथ कितनी है 0, और लेंथ बढ़ के मैक्सिमम क्या हो सकती है, ऐसे तो जा रहा है ना ये डब्बा यूं करके, ये dx है, dx ऐसे करके फैलेगा, एक साइड 0 और एक साइड तो 0 से लेके इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसे मान लेंगे t, हम लिखेंगे R2 माइनस R1 अपॉन L साथ में x प्लस R1 इक्वल टू t। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन d है, साथ में आएगा R2 माइनस R1 अपॉन L और साथ में dx, इसका डिफरेंशिएशन 0, यह आ जाएगा dt। यहाँ से हम निकालेंगे
तो आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में R2 माइनस R1 अपॉन में एन। उठा के कहाँ रख देंगे, इस पूरे की जगह तो क्या लिख देंगे टी। इस पूरे को मैंने क्या मानना टी। डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे तो आ जाएगा R इक्वल टू रो बाहर आ गया अपॉन में पाई बाहर आ गया, डी एक्स की जगह क्या आएगा डी टी। ये सारे कॉन्स्टेंट है, R2 मुझे पता है, R1 मुझे पता है, L मुझे पता है, तो ये भी कहाँ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन L। अंदर क्या बचेगा खाली डी एक्स की जगह डी टी और इस पूरे की जगह टी स्क्वायर। ये पूरा अंदर वाला टी और बाहर क्या लग रहा है, क्या आ गया टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी करा था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ था 1 अपॉन माइनस एक्स। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन करके r इक्वल टू रो अपॉन पाई, साथ में आ जाएगा L R2 माइनस R1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टी और कहाँ से कहाँ तक 0 से। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 0 से, हो गया ना। उसके बाद और तुमने कुछ किया ही नहीं, डायग्राम तो कर लिया था, तुम R2 R1 सब तो कैंसिल करते। मैं कर दूंगा ना, ठीक है। हो जाएगा R इक्वल टू रो L अपॉन में पाई R2 माइनस R1 1 अपॉन टी की जगह क्या रखेंगे, टी की वैल्यू क्या है पूरी, क्या है R2 माइनस R1 अपॉन L, साथ में x और प्लस R 0 से L और माइनस को कहाँ ले लिया मैंने बाहर। पहले क्या रखेंगे यहाँ पे L, जैसे यहाँ पे L रखेंगे L से क्या कट जाएगा L कट जाएगा ना, जैसे मैं पर लिमिट रखूंगा L तो L से क्या कटेगा R1 से क्या कट जाएगा, बचेगा क्या कर ली R2, बाहर वाले हिस्सा तो सेम आएगा। R2 माइनस R1 1 अपॉन R2, जैसे 0 रखूंगा तो यहाँ 0, इस 0 की वजह से पूरा क्या हो जाएगा बचेगा क्या, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस अंदर ले लो, जैसे ही माइनस अंदर लूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा R1 R2। नहीं करना तो और आता में जाएगा, इसे लिखेंगे R इक्वल टू रो L अपॉन पाई R2 माइनस R1 और यहाँ पे आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। इनका एल्सियम लेंगे तो ये कट जाएगा इससे और फाइनल आंसर आ जाएगा R इक्वल टू रो L पाई R1 R2। जब टेम्परेचर का ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें पता है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। मान लो हमने टेम्परेचर को T से बढ़ा के क्या कर दिया T प्लस डेल्टा T, तो जो हमारा रेजिस्टेंस R था वो भी बढ़ के क्या हो जाएगा R प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये आया चेंज, ये क्या है मेरा चेंज आया ना चेंज। तो ये जो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस जो बढ़ा वो किस पे डिपेंड है, एक तो R पे कि पुराना कितना था, अगर पुराना रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। दूसरा ये डेल्टा R किस पे डिपेंड है, जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उतना डेल्टा R बढ़ता रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा डेल्टा R प्रोपोर्शनल टू R डेल्टा T। डन, इसे लिखेंगे डेल्टा R इक्वल टू
अल्फा आर डेल्टा टी, इस अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की टेम्परेचर बढ़ाने पे मिनिमम ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मिनिमम आउट होता है। जैसे हमने लीनियर पढ़े थे ना पहले, लीनियर, एरियल और वॉल्यूम पढ़े थे 11वीं क्लास में। ये मान लो ये रॉड है, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हल्की यहाँ तक बढ़ जाएगी। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, बस रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें डेल्टा आर को छोड़ के इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। हम निकाल लेंगे इंटीग्रेशन डेल्टा आर अपॉन में आर, ये वाला आ जाएगा इधर, और इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डेल्टा R1 को कहाँ से कहाँ जा रहा है, मैंने कहा R1 से R2 और T1 से T2। हमें नहीं पता ना टेम्परेचर कितना था, कितना है, कितना था रहे। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, R को ऊपर ले जाएंगे, जैसे 0 ले लो तुम्हारी मर्जी। हमने कहा पहले रिलेशन 0 तो पर लिखेंगे 1/R का क्या होता है, ln R, R1 से R2, R1 से R2। ठीक है, 1/R का होता है इंटीग्रेशन 1/x इंटीग्रेशन ln x। ठीक है, इक्वल टू यहाँ अल्फा ऐसा क्या था, डेल्टा टी है खाली, T1 से T2। ठीक है, एक बार R2 रखेंगे, एक बार R1 रखेंगे, तो इसे लिखेंगे ln R2 माइनस ln R1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1। अगर माइनस में होते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है डिवाइड में जाएंगे, तो ln R2 कोण में R1 और इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T2। डन। जैसे ही यहाँ से ln हटाऊंगा तो ये सारा का सारा चला जाएगा e की पावर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ जहाँ जाएगा R2 अपॉन में R1 इक्वल टू e की पावर अल्फा, और से लिख दो डेल्टा टी। डेल्टा टी से मतलब समझ जाना T2 माइनस T1, और फाइनल फॉर्मूला हमारा बनेगा R2 इक्वल टू R1 e की पावर अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब इसे और ज़्यादा सिंक्रोनाइज करेंगे तो ये और अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसने क्या कहा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रही है, एक तो क्रिएट हो रही है, क्रिएटेड और कंज्यूम। देखो मेन दो चीजें, क्रिएट का मतलब हम यूज कर रहे हैं एज अ सोर्स। ठीक है, हम सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं, जैसे हम घर में लगाते हैं ना बैटरा, जो लाइट देता है पूरे घर में, तो क्या होता है, सोर्स। और दूसरा होता है कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब हम एज अ क्या यूज कर रहे हैं, लोड, लाइक फैन, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है, यूज करता है। तो दोनों जगह का कौन काम आता है, इलेक्ट्रिक पावर। या तो इलेक्ट्रिक पावर को हम क्रिएट कर रहे हैं तो किसकी तरह काम करेगी, सोर्स, और इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम कर रहे हैं तो किसकी तरह काम करेगी, लोड की तरह। और दोनों को ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर आ गई तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को एज अ क्रिएट और कंज्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला आ गया यू अपॉन टी, या फिर एनर्जी अपॉन टी, जो हमने 10th में पढ़ा था। यूनिट एनर्जी के लिए जूल और सेकेंड। हो गया। अब हमें दो चीज पढ़नी है, सोर्स क्या है और लोड क्या है। कब वो सोर्स होगा और कब वो लोड की तरह बिहेव करेगा। हमने क्या पढ़ना है, सोर्स। ठीक है, सोर्स में उसने क्या कहा, ये क्या करता है, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सबसे सिंपल एग्जांपल हमने क्या ले लिया, सोलर सेल, जो आजकल यूज हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं,
इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर एनर्जी सोलर सेल में जाएगी, सोलर सेल की इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, कर देगा। या फिर दूसरी हम छोटी छोटी बैटरीज यूज़ करते हैं। बैटरी क्या काम करती है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो अगर हमने एक डायग्राम से समझे तो ये रहा मेरा क्या सोर्स। ठीक है, यहाँ से क्या गया करंट, तो यहाँ से क्या निकल गया बाहर। ठीक है, शुरुआत में पोटेंशियल कितना है 0, बाद में पोटेंशियल क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखो हमें पता है U इनिशियल इज टू U बराबर क्या होता है dq इंटू वी, पता है ना। W इज टू ये होता है वर्क डन बराबर Q इंटू वी, उसी वर्क डन को क्या कहते हैं एनर्जी, तो U बराबर Q इंटू वी। शुरुआत में कितना चार्ज किया Q, लेकिन शुरू में वोल्टेज कितनी है 0, तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू डी क्यू इंटू 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। चलो हम निकाल लेंगे फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी होती है डी क्यू इंटू वी, और फाइनल में क्या है ये जी, तो आंसर क्या आ जाएगा डी डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पावर बराबर क्या होता है डी टी, यू की जगह क्या रख देंगे डी डी क्यू अपॉन में डी टी, और इस डी क्यू अपॉन डी टी को हम क्या कहते हैं आई, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पावर इज टू, जो हमने टाइम में पढ़ा था P इज टू बी इंटू आई। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है, जब भी एज अ सोर्स यूज करेंगे तो करंट विल फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेगा। ठीक है, और बैटरी के बाहर हायर पोटेंशियल टू लोअर। ठीक है, अगर डायग्राम में समझे तो ये बैटरी है, ये पूरा ऐसे फ्लो हो रहा है ये, तो यहाँ तो सही है करंट हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है लोअर, लेकिन इसके अंदर बैटरी के अंदर बात करेंगे तो लोअर से हायर। जब भी सोर्स की बात होगी तो लोअर से हायर एनर्जी को कंज्यूम करेगा और कन्वर्ट करेगा अदर फॉर्म में। लो होगा चार्ज क्यू, नाम है लोड, जाएगा बी से 0। ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यू बराबर डी डी क्यू आई के लिए और फाइनल के लिए 0। पावर आ जाएगी डी यू अपॉन डी टी, तो डी बी डी क्यू अपॉन डी टी, और आंसर आ जाएगा मेरा बी इंटू आई, और पावर का फॉर्मूला फिर आ जाएगा। बस इस बार फ्लो करेगा हायर टू लोअर। हमें पढ़ना है पावर इन रजिस्टर। तो हमने एक रजिस्टर बनाया, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। मान लो एक साइड वोल्टेज V, एक साइड वोल्टेज 0, करंट ऐसे जा रहा है, हायर टू लोअर फ्लो करता है बैटरी के अंदर, लोअर टू हायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे V, यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है IR। हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है G इंटू आई, पावर इक्वल टू V इक्वल टू आंसर आ जाएगा, ये है पावर डिसिपेटेड या पावर यूज या पावर कंज्यूम इन अ सर्किट। अगर एक रेजिस्टेंस होगा तो हम इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। ठीक है, अब उसके दो कंडीशन, अगर वो क्या है कांस्टेंट हीट डिसिपेटेड, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा, हीट क्या होता है पावर इनटू टाइम, तो फॉर्मूला हो जाएगा T। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट ना हो, अगर वो कांस्टेंट ना हो
तो उसके लिए क्या होता है, एंटीसिपेटेड का फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर और साथ में dt का मतलब जितना ज्यादा टाइम बढ़ रहा है उस हिसाब से क्या हो रहा है, हीट ज्यादा डिसिपेटेड हो रही है, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। और कितनी एनर्जी लॉस हो रही है या कितनी हीट लॉस हो रही है, इसीलिए फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए क्या लगेगा, आई स्क्वायर आर ही लगेगा। अब ज्यादा से समझ में आएंगे। देखो एक सेल बैटरी डेटा का इसके अंदर सॉल्यूशन और साथ में हमने लगा दी 2 मेटालिक प्लेट। डन। बीच में कनेक्टिंग वायर खत्म। हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में बहुत सारे चार्ज है, माइनस भी है पॉजिटिव भी है। डन। हमने कहा जो नेगेटिव प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज को यहाँ खींच लेगी, पॉजिटिव वाली यहाँ, कौन से, अननोन फोर्स से। ठीक है डन। तो यहाँ पे सारा कौन सा चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे सारा। देखो शुरुआत में क्या था, जब मान लो यहाँ पे एक एक चार्ज है, तो एक एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरी यहाँ पे कम है, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम। अननोन फोर्स ने 2 चार्ज दे दिए, 2 इधर 2 इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई। 3 चार्ज दे दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती रही। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही थी तो हमें एक चीज और पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ये नेगेटिव 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 को क्या करेगा, निकल करेगा। तो मतलब ये किधर को जाना चाहिए, इधर को जाना चाहिए, और इधर को कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक लगेगा ना। पर इधर को नहीं जा रहा, किधर को जा रहा है, इधर को। क्यों, क्योंकि फिलहाल एफ एन की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स से वैल्यू से क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, जैसे यहाँ पे मान लो 4 हो गए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, और बढ़ेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि इधर वाला फोर्स एफ एन इक्वल टू हो जाएगा एफ ए। अब ये इधर नहीं जा पाएगा, अब ये कहाँ रह जाएगा, बीच में पड़ा रहेगा। कब तक, जब तक एक यहाँ से करंट फ्लो करके कहाँ ना जाए, यहाँ ना जाए। क्या ना फ्लो इसमें, करंट। जैसे ही करंट फ्लो हो जाएगा एक चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा और एक चार्ज यहाँ से, और जैसे ही एक एक खत्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, और फिर से अननोन फोर्स ज्यादा हो गया, एक इधर एक। इस प्रोसेस पे ये चलेगा। ठीक है, तो ये अननोन फोर्स हमारे लेक्चर में फोर्स हमने क्या कहा, अननोन फोर्स जो होता है डिस्टेंस, वहां से हमने W इंटू डी इक्वल टू एफ एन, और वहीं से हमने निकाल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू एफ इंटू डी और अपॉन में चार्ज। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आती है सिंपल, जो हमारी बैटरी है, क्योंकि रियल में हम कैसे करते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड। डन। अब एक होता है दूसरी बैटरी, जो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। रियल में जो होती है बैटरी, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या होता है, V 0, तो इसके इधर होता है V और यहाँ होता है 0, इसके अंदर होता है ये काम। ठीक है, स्टैंडर्ड बैटरी कैसी होती है, इसमें हम क्या मानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग लगभग 0 है। ठीक है, तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड। ठीक है, ये हमारा हो गया एनोड होता है और नेगेटिव वाले कहते हैं कैथोड। क्या निकालना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हम मानते हैं इस वाले चार्ज को, इस वाले चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी काम करा उसे किसने करा, फोर्स ने तो करा। तो हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स इक्वल टू वर्क डन अपॉन किसे, चार्ज को, कि जितना काम करना पड़ा हो चार्ज को मूव कराने में। इलेक्ट्रो मूविंग फोर्स है, तो किसे, चार्ज को मूव कराने में जितना भी काम करना पड़ा उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वर्क डन क्या आता है मेरा,
और ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हमें पता नहीं ना हमें दिखता है, बस हमने माना है कि किसी भी चार्ज को मूव कराने में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक तरह से पोटेंशियल भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वी या ई। ठीक है, कहीं कहीं पे वी लिखते हैं, कहीं पे ई, थोड़ी कंडीशन आ जाती है क्यों लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल गया है। अब रूल होगा, इस पानी के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब एक चार्ज यहाँ से यहाँ तक चल के जाएगा तो कोई तो चीज रोक रही होगी। बैटरी के अंदर एक अपनी चीज होती है जिसे हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, कि बैटरी का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, छोटे वाला आर। अब ये छोटे वाला आर किस चीज पर डिपेंड होता है, एक तो डिपेंड होगा ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, हम क्या लिख देंगे, आर प्रोपोर्शनल टू डी, जितना बढ़ाएंगे आर उतना क्या रहेगा, बढ़ने लगेगा। दूसरा, इस प्लेट का एरिया कितना ज्यादा है, प्लेट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतने इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो आर 1/, एरिया जितना बढ़ा देंगे प्लेट का आर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरी चीज, आर प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, कि हमारा ये सोल्यूशन कैसा है। अगर हमारा ये सोल्यूशन बेटर है तो हम क्या लिखेंगे, करंट ज्यादा फ्लो होगा। अगर सोल्यूशन बेटर नहीं है तो करंट क्या होगा, तो किस पे डिपेंड होता है, ये इलेक्ट्रो। तीसरा किस पे डिपेंड है, R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतनी ज्यादा चार्ज होंगे, जितना ज्यादा चार्ज होंगे उतना ज्यादा क्या फ्लो करेगा, और R प्रोपोर्शनल होता है 1/, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। टेम्परेचर जितना ज्यादा करेंगे रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, चार्ज जल्दी जल्दी मूव करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करने से ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इन सब पे क्या रहता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे करंट ऐसे निकलेगा बाहर और यहाँ पे अंदर आएगा, ये डायरेक्शन है करंट की। और देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, x। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो कितना होगा, मैंने कहा था क्या आएगा, याद है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इक्वल टू -IR, इसे लिखाया हुआ था जब रेजिस्टेंस इन सर्किट कराया था ना, वहाँ पे लिखाया था अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे कितना जाएगा, डन। फिर हम किसके पास आ गए, यहाँ क्या है, एक बैटरी, बैटरी तो इसमें जुड़ जाएगी और यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, डन। तो VA की जगह कितना जाएगा, VB की जगह तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, जैसे मैंने कहा था कि जो भी नेगेटिव वाला पॉइंट होता है उसमें क्या मान लो 0 और एक साइड क्या मान लो D, तो यहाँ लेंगे 0, तो यहाँ आएगा 0 - IR और यहाँ क्या जाएगा 0 - IR प्लस E। तो 0 का तो कोई काम नहीं है, बाय फाइनल आंसर क्या आने वाला, तो यहाँ 0 लो कुछ भी लो वो ऑटोमेटिकली कट ही जाए। ये क्या आ गया, ठीक है। अब हमने निकाला रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम, क्या होता है याद है कुछ, VU/T
dt, और इसे हम क्या लिखते हैं, और v इंटू आई या e इंटू आई लिखा था ना। डी अपॉन डी टी हम चेंज करके क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इन क्यू, क्यू से क्यू अपॉन टी, आई बन जाएगा और क्या आ जाएगा e इंटू आई। उसके बाद हम लिखेंगे रेट एट विच एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस के लिए हमने क्या लिखा था, जब भी रेजिस्टेंस होता है तो ये होता है, ये एनर्जी कंज्यूम हुई, ये एनर्जी लॉस्ट हो गई, खर्च हो गई, तो बची कितनी, दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, और यहाँ आर आएगा छोटे वाला, यहाँ पे आर क्या है, छोटे वाला, दोनों में से आई को मान लेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ई माइनस